नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का तीखा सच विद पीयूष की दुनिया में। इस कड़ी में उम्मीद करता हूं कि आपकी पूरी परिवार ठीक होगी, खुद का और अपनों का ध्यान रख रही होगी। पुलिस, कानून, अदालत, समाज, माता पिता जो भी सोचे, लेकिन बिना किसी के जवाब सामने आए भिवानी की मनीषा कल्याणी 21 अगस्त को 5 तत्वों में सम्मिलित हो गई है। कल उसका अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका है, लेकिन मनीषा की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। इस मौत को लेकर ढेर सारे प्रश्न हैं। हालिया समय में शायद ये पहला ऐसा मामला है जहां मौत की सच्चाई जानने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार शव का परीक्षण कराया गया। सारे प्रश्नों के साथ आज की स्टोरी आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 प्रश्न जो मौत की हकीकत की ओर काफी इशारा करते हैं। पहला, एक राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जब मनीषा की मौत हुई 13 अगस्त को उसकी लाश बरामद हुई, उसके बाद से ही बवाल मच गया था। 15 और 16 अगस्त को काफी ज्यादा उपद्रव हो रहा था। ऐसे समय में मुख्यमंत्री खुद बयान देते हैं, सामने आते हैं और कहते हैं कि जो भी मनीषा को दोषी होगा सरकार उसे माफ नहीं करेगी, उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। उन्होंने लोगों से, मनीषा के परिवार से वादा किया। यह बात मौत के खुलासे के 2 दिन बाद की है। अब यही एक प्रश्न उठता है, जिस दिन लाश मिली यानी 13 अगस्त को, हरियाणा पुलिस के मुताबिक मनीषा की लाश के साथ उनके थैले में एक चिट्ठी मिली थी, जिसे पुलिस आत्महत्या नोट बता रही है। अब जब ये नोट 13 अगस्त को पुलिस के हाथ लगा और पुलिस अपने साथियों से, वरिष्ठों से तो झूठ नहीं बोलेगी ना छिपाएगी। तो यह प्रश्न है कि क्या हरियाणा पुलिस ने अपने सबसे बड़े मुखिया यानी राज्य के मुख्यमंत्री से भी इस नोट की बात छिपा ली थी? क्योंकि अगर ये नोट और इसकी सच्चाई हरियाणा के सीएम को पहले पता होती तो वे लाश मिलने के 2 दिन बाद लोगों को ये आश्वासन ना दे रहे होते कि हम हत्यारे या मनीषा के अपराधियों को सख्त सजा दिलवाएंगे। क्योंकि पुलिस के अनुसार ये तो साधारण आत्महत्या का केस था, क्योंकि थैले से नोट मिला है। तो जब नोट मिल गया तो पुलिस का फर्ज था कि अपने बॉस यानी मुख्यमंत्री को बताएं कि सर, मनीषा का हत्या नहीं हुई है, उसका बलात्कार नहीं हुआ है। ये लोग जो गुस्से में धरना दे रहे हैं उन्हें गलतफहमी है। असल में तो ये आत्महत्या नोट है, मनीषा के हाथ का लिखा। इससे सीएम की किरकिरी भी नहीं होती। अब पुलिस ने उनसे ये बात छिपाई और सीएम अनजान बने। वे जाकर कह रहे हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। तो जब कोई अपराधी ही नहीं था तो सीएम को बोलने की क्या ज़रूरत थी? और अगर अपराधी था तो पुलिस को बताना चाहिए था कि हकीकत कुछ और है। तो पहला संदेह यह है कि हरियाणा पुलिस ने चलिए मीडिया और अन्य लोगों से छिपा लिया, क्योंकि जब ये आत्महत्या नोट मनीषा का मिला थैले में 13 अगस्त को लाश के साथ, 5 दिनों तक हरियाणा पुलिस ने इस नोट को दबा के रखा। जब बवाल हुआ, धरना हुआ, रोड जाम हुआ, जगह जगह भिवानी से निकलकर अन्य शहरों में जब मनीषा की मौत के न्याय के लिए लोग गुस्से में आए, तब अचानक 5 दिनों बाद पुलिस जागी और बोली, सॉरी, मैं तो भूल गई, उसके थैले से तो एक चिट्ठी भी मिली है और आप लोग सब व्यर्थ कर रहे हैं, मूर्ख हैं, ये सब धरना बंद करो। ये तो मनीषा की मौत आत्महत्या है और ये रहा तो प्रमाण। तो 5 दिनों तक जो पत्र पुलिस दबा कर बैठी थी, 5 दिनों के बाद धरने के डर से सामने लाई। और ये भी छोड़ो, डर से ना लाई, कम से कम सीएम को तो बताना चाहिए था, ताकि सीएम को ऐसे बयान ना देते
तो यहीं से प्रश्न उठता है कि आत्महत्या की नोट वास्तविकता है क्या? क्या वाकई 13 तारीख को बॉडी के साथ ये मिली? और जो नोट मिला वो कह रहे हैं कि जो पेज पर लिखा है वो पेज का एक स्कूली बच्चे की नोटबुक का है। तो पहला प्रश्न, क्या पुलिस अपने सीएम से ऐसी बातें छिपाएगी? दूसरा, इससे भी बड़ा प्रश्न, जो नोट है जिसे मनीषा का आत्महत्या नोट बताया जा रहा है, उसमें कहीं एक लाइन भी नहीं लिखी है कि मैं मरने जा रही हूँ या मैं जीवन त्याग रही हूँ। नंबर 2, उससे भी बड़ा प्रश्न, मनीषा के माता पिता दोनों अंग्रेजी नहीं जानते, रोमन इंग्लिश भी नहीं जानते, हिंदी पढ़ लेते हैं। मनीषा को हिंदी आती है, मनीषा को हरियाणवी भी आती है, मनीषा के घर वालों को भी हरियाणवी आती है। फिर मनीषा ने जो अपने माता पिता के लिए नोट लिखा वो रोमन इंग्लिश में क्यों, जबकि उसे पता है कि उसके माता पिता इसका एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकेंगे। इतना तो मालूम है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतिम बात पहुंचाने के लिए लिख रहा है तो वो उसकी ही भाषा में लिखेगा, ना कि ऐसी भाषा में जिसे कोई पढ़कर सुनाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो चाहती थी कि उसके परिवार, माता पिता अगर उसका ऐसा किया और ये लिखा कि माता पिता पढ़ेंगे, तो माता पिता को तो इंग्लिश का या रोमन इंग्लिश भी नहीं आती है, ABCD पढ़ ही नहीं पाती। तो फिर उसने ये जो नोट लिखा है ये रोमन इंग्लिश में क्यों, हिंदी में लिखना चाहिए था। अगर ये पुलिस का तर्क है, हरियाणा पुलिस के पास इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। उत्तर तो और भी ढेर सारे नहीं हैं। खैर, पूरी स्टोरी अब आपको सुनाता हूँ। 11 अगस्त को मनीषा भिवानी की निवासी 12वीं के बाद एक प्ले स्कूल में शिक्षिका थी, जॉब कर रही थी। सपना था नर्सिंग स्टाफ बनने का। पढ़ाई के साथ वो नर्सिंग कोर्स करना चाहती थी। उसके लिए कॉलेज में प्रवेश चाहती थी। अगस्त को घर से निकली और अपने माता पिता से कहकर गई कि वो आज कॉलेज भी जाएगी। एडमिशन फार्म भरने का जानकारी लेने के लिए सुबह वो स्कूल जाती है, फिर वहाँ से कॉलेज। उसके बाद लापता घर वाले थाने पहुँचते हैं। उसी रात पुलिस वाले कहते हैं, कहाँ घूम रहे हो, कहीं चली गई होगी, अपनी इच्छा से वापस आएगी या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शादी के निमंत्रण के साथ लौटेगी, किसी से प्रेम होगा, इसका मामला होगा। चिंता मत करो, हम भी चिंता मत करो। घर वालों को वापस भेज दिया जाता है। अगले ही तारीख को 14 को भी घर वाले व्याकुल होते हैं। तब मजबूरी में पुलिस ने शाम 7:30 बजे के करीब FIR दर्ज की। 24 घंटे गुजर चुके थे और इसी हरियाणा के DGP साहब का दावा है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो गुमशुदगी की और शिकायत को भी तुरंत उसी तरह दर्ज करता है। यहाँ ये मामला उदाहरण है। 24 घंटे तक माता पिता को पहले अपमानित किया और ताने भी मारे कि जाओ शादी के कार्ड के साथ आएगी। 24 घंटे खैर FIR दर्ज हुई। इसके बाद फिर 13 तारीख आती है। 13 तारीख को एक खेत पर एक लड़का जो काम करता था वो अचानक कुछ कुत्तों को देखता है। 4-5 कुत्तों का समूह वो पास जाता है तो देखता है एक सौ पड़ा है। कुत्ते उस सौ को खा रहे हैं। वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है। कुत्ता उन पर हमला करने लगता है। वो घबराता है, फिर शोर करता है, अपने मालिक को सूचित करता है। फिर मालिक आता है और देखता है यह एक लड़की का शव है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है क्योंकि गुमशुदगी रिपोर्ट एक दिन पहले दर्ज थी। कपड़े, हुलिया सब पता था। उन्हें विश्वास हो गया कि ये शव मनीषा का है। घर वालों को बुलाया। घर वालों ने आकर शव की पहचान की। शव का शव परीक्षण के लिए भेजा गया। अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में ये खबर फैल गई कि एक मनीषा जो लापता थी उसका शव मिला और इतनी बुरी हालत में मिला। आश्चर्य इस बात पर
भी था कि सिर्फ 2 दिनों में शव की हालत इतनी खराब नहीं हो सकती। खैर, अब सवाल शुरू हो जाता है। बवाल शुरू हुआ। पुलिस ने पहले भिवानी के सरकारी अस्पताल में पहला शव परीक्षण कराया और ये शव परीक्षण जो है वो 14 अगस्त को कराया गया। 14 अगस्त के शव परीक्षण के बाद बवाल और बढ़ता जा रहा था, तो फिर पुलिस ने मजबूरन 16 अगस्त को पीजीआई रोहतक में शव परीक्षण कराया। दूसरी बार शव परीक्षण हुआ। दोनों शव परीक्षण रिपोर्ट में थोड़ा बहुत फर्क था। वजह यह थी कि जब पहली बार शव परीक्षण होता है तो कई मानव अंगों के सुरक्षित कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, जैसे किडनी, हृदय, अन्य विसरा, ताकि आगे जांच की ज़रूरत तो ना कर सके। तो जब दूसरा शव परीक्षण हुआ तो इसलिए लिखा कि इसमें कई मानव अंग गायब थे, जिसमें किडनी के बारे में लिखा था। इसके अलावा स्प्लीन था, गर्भाशय था, यह सारी चीज़ें। लेकिन कई बार शव परीक्षण में ये अंग निकाल लिए जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये गायब नहीं थे। कई ऐसी जगह खबरें आईं कि ये सब लापता हैं। नहीं, शव परीक्षण में इन्हें रखा जाता है। खैर, दूसरी शव परीक्षण रिपोर्ट आई, तब उसमें शरीर पर चोटें और निशान, ये सारी चीज़ें आईं। और दोनों ही रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कहा कि मामला आत्महत्या का है। मनीषा ने आत्महत्या की। उन्होंने तर्क कर दिया कि मनीषा ने अपने स्कूल के पास कीटनाशक दवा खरीदी थी और शव परीक्षण रिपोर्ट में भी आया है कि उसके शरीर से जहर के कण मिले हैं। 2 शव परीक्षण रिपोर्ट हो चुकी थी। अब यहाँ एक बात बड़ी आश्चर्यजनक थी, वो ये कि सामान्यतः जहर के मामले की जांच विसरा से होती है। विसरा पेट की थैली होती है, तो उस थैली में कोई जहर या रसायन गया है तो पता चल जाता है। लेकिन शव परीक्षण रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आ जाती है। विसरा की रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि विसरा सैंपल को एक विशेष रासायन या पानी या नमक के घोल में एक निश्चित अवधि तक रखा जाता है। फिर उसके रंग के बदलाव से रिपोर्ट आती है कि जहर है या नहीं। लेकिन यह विसरा रिपोर्ट भी जल्दी आ गई, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने घोषणा कर दी है कि जहर से मौत हुई है। ये आश्चर्य की बात थी। खैर, इसके बाद भी परिवार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर खबर आई कि दूसरे शव परीक्षण के बाद परिवार राजी हो गया शव लेने को अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन फिर जब अन्य लोग पहुंचे, मीडिया पहुंची, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पर दबाव बनाया गया है। पुलिस ने हमसे कहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, लोगों ने रोड जाम कर रखा है, उपद्रव हो रहा है और आप इस समय हमारा सहयोग करें, मदद करो। हम ठीक से जांच करेंगे, लेकिन आप अंतिम संस्कार करके ये सब समाप्त करो और कहो कि हम शव परीक्षण रिपोर्ट और पुलिस जांच से संतुष्ट हैं। लेकिन बाद में माता पिता ने कहा कि हम पर दबाव था, इसलिए हमने ऐसा कहा, लेकिन हमें न्याय चाहिए। इसके बाद फिर से तीसरी चीज़ ये हुई कि हमें विश्वास नहीं है हरियाणा पुलिस और उसकी जांच पर, तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। आखिरकार फिर नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम घोषणा करते हैं। 18 अगस्त को शायद केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन परिवार की दूसरी मांग थी कि शव परीक्षण जो हरियाणा में हुआ है, पहला भिवानी, फिर पीजीआई रोहतक, शव परीक्षण रिपोर्ट में भी गड़बड़ी हो सकती है, खेल हो सकता है। और ये पहले कई बार हुआ है कि किसी मामले को दबाने, छिपाने, मिटाने के लिए आप शव परीक्षण रिपोर्ट में भी हेरा फेरी कर सकते हैं। तो हुआ ये कि इस रिपोर्ट में भी हमें विश्वास नहीं है। इसलिए उनकी मांग थी कि मनीषा का शव परीक्षण तीसरी बार हो, और इस बार हरियाणा में नहीं बल्कि दिल्ली के आईएएमएस में। मांग स्वीकार की गई और 20 अगस्त को पीजीआई
रोहतक ने मनीषा की लाश दिल्ली लाई गई और AIMS में उसका शव परीक्षण हुआ। शव परीक्षण के बाद 20 अगस्त की रात ही वापस लाश भिवानी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में ले जाई गई। परिवार में चर्चा की गई। उन्होंने कहा, आपकी दोनों मांगें मान ली गई हैं, CBI को जांच सौंपी गई और साथ ही AIMS में शव परीक्षण हो गया। फिर घर वालों ने सहमत दे दी और इसके बाद कल सुबह भिवानी में मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्टोरी का पहला भाग समाप्त। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद क्या मनीषा को मौत का सच पूरी तरह उजागर हो पाएगा? क्योंकि इस मामले में जो कुछ घटित हुआ वो सामान्यतः सिर्फ हरियाणा ही क्यों, हमारे देश की अधिकांश पुलिस का प्रारंभिक रवैया लगभग वैसा ही होता है जब हाई प्रोफाइल केस ना हो, मीडिया में हल्ला ना मचे, मीडिया में सुर्खियां ना बने, पुलिस गुमशुदगी या ऐसे मामलों को लापरवाही से लेती है। तो खैर, अब इस मामले की जो बातें हैं, जो प्रश्न खड़े कर रही है, उसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो शुरू में ही आपको बताया था, मनीषा ने सलवार सूट पहना था और जब उसकी लाश मिली तो उसके चेहरे पर निशान थे, बल्कि चेहरा गायब ही था और साथ ही गले पर निशान थे। शरीर के अन्य हिस्सों पर शव नहीं था, जो पुलिस का मानना है। और प्रारंभिक शव परीक्षण रिपोर्ट वो ये है कि कुत्तों के काटने से घाव हैं। इसमें कोई गला घोंटने या अन्य चीज़ों के निशान नहीं मिले और ये सब पोस्टमार्टम है, एटमोर्टम नहीं। यानी कुत्तों ने जो काटा खाया है वो मौत के बाद है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि एक लाश पड़ी है और कुत्तों ने सिर्फ चेहरा और गला काटा, हाथ पैर अन्य शरीर का सारा भाग सुरक्षित है और गवाह के अनुसार 4-5 कुत्तों का झुंड था। संदेह तो ये होता है कि ऐसा कैसे संभव, अन्य शरीर के अंग सुरक्षित हैं। दूसरे जहां ये सब हुआ बारिश भी हुई थी, लेकिन कुत्तों के पैरों या अन्य निशान वहां पुलिस को नहीं मिले। पुलिस ने बाद में जो कहा कि उसे कीटनाशक दवा खाकर जान दी है, तो कोई दवा हाथ में लेकर नहीं जाएगा, बोतल होगी। आसपास की तलाश में वो बोतल बरामद ही नहीं हुई। कोई अगर आपकी इच्छा से मर रहा है तो उसका अगर थैला वहीं है तो मोबाइल भी मिलेगा। मोबाइल आज तक पुलिस को नहीं मिला। क्या मनीषा पहले कहीं मोबाइल फेंकेगी और जान देगी? ये बेतुका प्रश्न है। हो नहीं सकता। जो नोट मिला हो आत्महत्या हो, एक बच्चे की नोटबुक पर लिखा था जैसा मैंने बताया, और उसमें कहीं ये नहीं है कि मैं मरने जा रही हूँ। और जो माता पिता को भाषा समझ नहीं आती उसी में नोट लिखा है। ये खुद एक प्रश्न है। इसके अलावा जब पुलिस को लाश मिली, पहले 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15, 16, 4 दिनों तक पुलिस ने मौन साध रखा। बवाल हो रहा है। पुलिस ने कहा हम जांच कर रहे हैं। CM तक को भी यह नहीं पता रहा। आत्महत्या नोट का कभी उल्लेख नहीं किया। कम से कम माता पिता को तो ये बता सकते थे या उनसे पूछताछ कर सकते थे। एक अपराध की जांच का बेसिक तरीका। पुलिस केस की जांच कर रही है और ये देख रही है कि हर कोण से जांच करनी है। बलात्कार के कोण से, हत्या के कोण से, सभी कोण से। क्योंकि अच्छा पुलिस अधिकारी वही होता है जब अगर उसके थैले से एक पत्र मिलता है तो पहली बात क्या होगी? पहली बात ये होगी कि हरियाणा पुलिस माता पिता से अलग से बात करेगी कि सुनिए, आपकी बेटी के थैले से एक नोट मिला है और उसमें ऐसी बातें हैं, वो मरने की बात लिख रही है। क्या कोई कारण था? कुछ ऐसी घटना हुई, कोई प्रेम मामला या कुछ अन्य किसी की चीज़ में दुखी हो? 13 अगस्त को आत्महत्या नोट मिला और अगले 5 दिनों तक पुलिस ने माता पिता से इस नोट के बारे में एक बार भी पूछताछ नहीं की। किसी भी पुलिस अधिकारी, मैंने 2-3 पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बात की, उन्होंने आश्चर्य बताया। एक मामले की जांच में एक सुराग महत्वपूर्ण होता है और ये नोट सबसे महत्वपूर्ण था।
इस पूरे बवाल धरना को रोकने का पुलिस के पास सबसे बड़ा हथियार था। माता पिता को दिखाते हुए और पूछते पुलिस ने 5 दिनों तक पूछने की मेहनत नहीं की। 18 तारीख को जब धरना बहुत बढ़ गया तब पुलिस ने पत्र लेकर आती है और कहती है देखिए ये हत्या नहीं है, कोई बलात्कार नहीं है, तो खुद जान दी है। तो 5 दिनों बाद पुलिस के अचानक नोट सामने लाना संदेह और प्रश्न पैदा करता है, और उससे भी बड़ा संदेह और प्रश्न ये है कि 13 अगस्त को जब बॉडी मिली 13 को ही उसके माता पिता से पूछताछ होनी चाहिए थी, जो पुलिस ने 18 अगस्त तक नहीं की। अब क्यों नहीं की ये पता नहीं। इसके बाद अब ये लापता थी। मनीषा 11 अगस्त से दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उसका फ़ोन बंद था। 11 अगस्त को जब लापता हुई लेकिन फिर 6:30 बजे फिर चालू हो जाता है। अब ये चालू बंद क्यों करेगा? चालू होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। ये मैं 11 अगस्त की बात बता रहा हूँ। 3 से दोपहर 5 बजे तक फ़ोन बंद था, फिर 6:30 बजे चालू होता है। चालू होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। ये मैं 11 अगस्त की बात बता रहा हूँ। 3 से 5 दोपहर फ़ोन बंद था, फिर 6:30 बजे चालू हुआ, फिर बंद हो गया, फिर रात 12 बजे फ़ोन चालू होता है। 11 अगस्त को जो अब 12 अगस्त में बदलने वाला है फिर दोबारा बंद हो जाता है, और उसी समय एक परिवार को कॉल आती है जिससे आवाज़ समझ नहीं आती। अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो मरने वाला है वो बार बार मोबाइल चालू बंद कैसे करेगा? या तो फिर वो किसी गलत हाथ में फ़ोन था, अब वो कोई भी हो सकता है। इस फ़ोन स्थान से भी पुलिस बहुत कुछ पता कर सकती थी। जब भी चालू हुआ टावर कौन सा था, उसका कहाँ, लेकिन और ये भी कि जब ये फ़ोन सक्रिय था, चालू था, तो वहाँ और कौन कौन से ऐसे नंबर सक्रिय थे। उन सक्रिय नंबरों को लक्ष्य करने से पुलिस उन लोगों तक पहुँच सकती थी। अगर ये सारा मामला अपराध का था, इसके अलावा जब घर वालों ने कहा कि वो कॉलेज गई थी नर्सिंग फॉर्म भरने के लिए, और वहाँ जब पिता गए तो उन्होंने 2-3 लड़कों को शराब पीकर नशे में बैठे देखा। उन्होंने साथ साथ ठीक से बात भी नहीं की। कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया कि बेटी आई थी या नहीं। फिर भी पुलिस ने सीसीटीवी फोटोज देखने की मेहनत नहीं की और ना ही कॉलेज वालों से कुछ कहा। ये एक एक कर सारी बातें पुलिस की सारी थ्योरी पर प्रश्न उठाती हैं। देखिए ये तो नीचे के पुलिस वाले हो गए हैं। हरियाणा के डीजीपी यानी हरियाणा पुलिस के मुखिया सबसे बड़े अधिकारी शत्रुजीत कपूर, जो ये पुलिस महानिदेशक हैं हरियाणा के। अब जब ये सब मामला बढ़ा, इतना बवाल हो रहा है, इन्होंने एक प्रेस सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में सारे पत्रकार बैठे थे कि प्रश्नों के उत्तर चाहिए। डीजीपी साहब के उत्तरों से आपको ढेर सारे प्रश्न और निकलेंगे और समझने का अवसर मिलेगा। डीजीपी साहब ने पूछा गया कि बताइए, अगर ये सामान्य केस था, आत्महत्या का केस था, तो 3 बार आपने 100 परीक्षण क्यों कराया? उनका उत्तर था, ये हमने सिर्फ परिवार को तृप्त करने के लिए कराया। क्या एक वरिष्ठ अधिकारी या ऐसी जांच के मामले में किसी को खुश करने के लिए बार बार 100 परीक्षण कराएगा? अगर उसके पास मजबूत तर्क है, प्रमाण है, साक्ष्य है, तो सीधे माता पिता को दिखाएगा और कहेगा कि देखिए ये हकीकत है। लेकिन इनका सीधा उत्तर था कि हमने पहला 200 परीक्षण ठीक थे। जो भिवानी और पीजीआई रोहतक के डॉक्टर, उनकी क्षमता पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, ना प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन घर वालों की बात थी तो हमने अनुमति दी और उनकी मांग थी। इस देश में ऐसे कितने मामले हैं जिसमें 300 परीक्षण हुए? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी 2 ही बार हुए, एक वहाँ एक दिल्ली। AIIMS में सामान्यता होता नहीं है, लेकिन यहाँ हुआ।
साथ ही उन्होंने कहा कि हम पारदर्शिता चाहते थे, इसलिए हमने 3 बहुत सारे परीक्षण कराया। अगर पारदर्शिता चाहते थे तो फिर 13 अगस्त को जब बॉडी मिली कब आत्महत्या नोट की हकीकत लोगों के सामने क्यों नहीं लाए? उसे क्यों दबा लिया? किस कारण दबाया? 5 दिनों तक, और 5 दिनों के बाद जब बवाल हुआ तब आप अचानक लेकर आते हैं। और उसमें भी यह समझ नहीं आया कि उसकी फोटो कॉपी क्यों दी गई, मूल कहाँ है? अगर इतना पुलिस पर दबाव है और सब है, प्रेस सम्मेलन में मूल दिखा देते, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता। मूल आज तक किसी को नहीं दिखाया गया। वो एक बच्चे की नोटबुक फोटोकॉपी दिखाई गई और जिसमें कहीं लिखा है कि हम मरने जा रहे हैं। अब ये था कि मीडिया को आपने कहा जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौत के बाद जो धरने हुए हैं उसमें कई लोग ऐसे थे जो भ्रामक तथ्य फैला रहे थे और इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। ऐसे तो हर मामले में होता है। तो कोई पुलिस कभी धमकी देती है कि नहीं ऐसे करोगे तो हम ये करेंगे, इस तरह की कहानी चलाओगे, कहानी की दिशा क्या होगी क्या नहीं होगी ये पुलिस तय नहीं कर सकती। तो मीडिया का काम है, और मीडिया में भी यह है अगर कोई गलत समाचार चला रहा है तो उसकी अपनी छवि खराब होगी, लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो वो भी अपनी छवि दांव पर लगाकर वो कर रहा है। लेकिन जिस तरह मीडिया पुलिस को नहीं बता सकती कि आप कैसे जांच करो, उसी तरह पुलिस मीडिया को नहीं बता सकती कि आप कौन सी कहानी किस दिशा में किस कोण पर चलाओ। अब उनका पूछा गया कि अगर सब ठीक था तो आपने पुलिस वालों को निलंबित क्यों किया, तबादला क्यों किया, क्योंकि एसपी साहब को हटाया, थाना प्रभारी को हटाया, अन्य कुछ पुलिस वालों को हटाया। उनका उत्तर था इस पर भी देखिए, आप गलती कहीं नहीं स्वीकारी। उन्होंने कहा दबाव था, हटाया गया, और ये पुलिस वाले फिर अपनी सफाई में अपने पक्ष रखेंगे तो उन्हें दोबारा बहाल भी किया जा सकता था। कहीं ये नहीं स्वीकारा कि इन्होंने कोई लापरवाही की, उल्टे से ये कह रहे हैं कि जब कॉल आया और ये लोग गए तो उनसे बहुत अच्छे से पुलिस वाले पेश आए। उदाहरण आपके सामने है, डीजीपी साहब 11 अगस्त को मनीषा लापता होती है और 12 अगस्त शाम को एफआईआर दर्ज। ये 24 घंटे सबसे मूल्यवान थे। अगर पुलिस उसी समय सक्रिय होती तो शायद अगर मनीषा की मौत उस समय तक हो भी चुकी थी तो कम से कम जानवरों के हाथों से खराब होने से तो बच जाती। लेकिन आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया और आप कह रहे हैं कि पुलिस, अगर अब वो पुलिस वाले दोबारा आते हैं और सफाई देते हैं, उनकी सफाई में दम है तो हम बहाल कर देंगे अद्भुत जांच। पर जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे जांच थी, इसमें सारी बातें आ गईं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो शुद्ध वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं और जो फोरेंसिक टीम है, जो 100 परीक्षण रिपोर्ट है, उसी के अनुसार हमने सारी कार्रवाई की है। तो अगर मैं आपकी वैज्ञानिक और फोरेंसिक को ही मान लूं तो फिर जो बोतल थी, अगर पुलिस की थ्योरी के अनुसार वो जहर था, वो बोतल कहाँ है? एक लड़की जो अपनी इच्छा से मरने जा रही है, वो अपना फ़ोन कहाँ फेंकेगी जो थैले से नोट तक उसके पास है? तो फ़ोन तो इधर उधर नहीं करेगी। बोतल मिली नहीं, सीसीटीवी कैमरों में आपने उसे देखा नहीं। अंतिम स्थान क्या है? जिस कॉलेज में आखिरी बार गई वहाँ पुलिस ने ज़रूरत ही नहीं समझी कि कुछ पूछताछ करे। तो फिर वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्यों का ये दावा भी बचकाना लगता है। हर एक का यही प्रश्न था कि कहीं उस कॉलेज में तो कुछ नहीं हुआ जहां 11 अगस्त को मनीषा थी, क्योंकि पिता बयान के अनुसार
3 लड़के शराब पीकर बैठे थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस ने उस कॉलेज और जांच में ही बहुत देरी की और कुछ किया ही नहीं। ये था कि भाई जो पुलिस की थ्योरी की जानवरों ने या कुत्तों ने बॉडी को नुकसान पहुंचाया, खाया, ये कैसे पता? तो ये पुलिस की थ्योरी थी कि एक किसान था, उसका एक लड़का था, उसने देखा, उसका कोई प्रमाण नहीं था। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए पुलिस की थ्योरी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। और ये 100% रिपोर्ट कीटनाशक दवाई मिली, जहर पीने से मौत हुई, जहर की बोतल भी खरीदी। लेकिन पुलिस ने कहा कि स्कूल के पास एक दुकान है, दुकान से जाकर उसका प्रमाण है, दुकानदार का बयान है, रसीद है, जो दवा ली गई थी, ठीक है, यहाँ तक कि सहमत। लेकिन ये कैसे पता किया पुलिस ने कि उसने ये अपनी इच्छा से जहर पिया या किसी ने जबरन पिलाया? कोई प्रमाण नहीं। दूसरा, सामान्यतः जहर पीने के बाद मुंह से झाग निकलता है। अब तक की 200 परीक्षा रिपोर्ट में QAIMS की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, उसमें कहीं झाग का उल्लेख नहीं है। उससे भी बड़ा एक रोचक है, एक व्यक्ति जिसके शरीर में जहर है, उसको कुछ आवारा कुत्तों ने काट रहे हैं, तो जहर या कुछ हिस्सा उन कुत्तों पर भी जाएगा, उन कुत्तों पर भी प्रभाव होगा। क्या पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि उस जगह या कोई आसपास इस घटना के बाद कुछ कुत्तों की मौत हुई जहर की वजह से? अगर जहर इतना मजबूत था, किसी ने तर्क दिया कि नहीं, वो जहर नहीं, जहाँ ज़्यादा प्रभाव किया गया वहाँ कुत्तों से नहीं काटा था, तो क्या कुत्ते इतने चतुर हो गए हैं कि उन्हें पता था कि लाश जहरीली है और हमें कहाँ कहाँ काटना है और कहाँ नहीं? फिर तो वो एक कुत्ते नहीं, इंसान हो जाएंगे, वो भी चालाक। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने मनीषा की मौत को लेकर जो प्रश्न लोगों से उठाए, घावों को लेकर खुद 100 परीक्षण रिपोर्ट ने कई जगह भ्रम पैदा कर दिया। भ्रम यह था कि जो पहला भिवानी के अस्पताल में 100 परीक्षण मनीषा का हुआ, उसमें लिखा था कि शरीर पर तिनके, घास और सड़े ऊतक मिले, शरीर पर जगह जगह मक्खियाँ के अंडे मिले, खोपड़ी और त्वचा पर सड़न चेहरा और आंखें पूरी तरह नष्ट थीं। गर्दन का काफ़ी भाग खराब हो चुका था, साथ ही पेट फूला था, गर्भाशय और मलाशय बाहर निकला था। जो PGIMS रोहतक में 100 परीक्षण हुआ, उसमें था कि शरीर मिट्टी और घास से ढका था, दुर्गंध आ रही थी, सिर पर 45-40 सेंटीमीटर लंबे काले बाल उलझे हालात में थे, चेहरा, नाक, कान और आंखें दबी और सड़ी हुई थीं, जबकि भिवानी में आंखें गायब ही थीं। अब भिवानी में पहला 100 परीक्षण हुआ। ये याद रखें, अगर ये PGIMS रोहतक कहती है, हो सकता है कि चलो 100 परीक्षण में निकाल लें। हालांकि किसी परीक्षण के लिए आंखें 100 परीक्षण में नहीं निकालनी जाती जब तक नेत्रदान ना हो। लेकिन आंखें भिवानी वाले कह रहे हैं गायब हैं और वो कह रहे हैं नहीं, दबी हुई हैं। अब ये दो बातें खुद में संदेह पैदा करती हैं। तो 100 परीक्षण रिपोर्ट में घाव, शरीर परीक्षण रिपोर्ट में शरीर के अंग, इन सबको लेकर थोड़ा अंतर है और इसलिए इस 100 परीक्षण रिपोर्ट को मनीषा के परिवार और वहाँ धरना आंदोलन चला रहे लोगों ने विशेषज्ञ से पूछा और उन्होंने संदेह जताया कि दोनों 100 परीक्षण रिपोर्ट में गड़बड़ी है। और तब परिवार ने मांग की कि हमें AIIMS में तीसरी बार 100 परीक्षण करवाएं। और अब हो चुका है, AIMS की रिपोर्ट आएगी। तब DGP साहब कहते हैं कि इन सारे प्रश्नों के बाद अब ये जांच क्या, कैसे, ये CBI जाने। अब CBI के हाथ में मामला है। हालांकि इस अंतिम बात पर थोड़ा असहमत हूँ। मुझे लगता है कि एक राज्य पुलिस, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली, चाहे UP हो, कोई भी हो, बिहार पुलिस, वहाँ के विभिन्न विभाग, CID हो, क्राइम ब्रांच, CBCID हो,
स्पेशल सेल्स हो, या सब आकर जांच करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी होती है, परिणाम आ जाता है, थोड़ा समय लेंगे, उंगलियां भी उठेंगी, लेकिन फिर दबाव पड़ता है तो ये लोग रिपोर्ट ले आते हैं और नतीजा सामने होता है। सीबीआई को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक बार इनके पास मामला गया तो ठंडे बस्ते में चला गया। हाल के कई उदाहरण हैं और उस मामले का परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो अब परिवार की मांग थी, सरकार ने मांग मान भी ली, अब गेंद सीबीआई के पाले में है। क्या सीबीआई मनीषा की मौत का सच सामने लाएगी? और उसके भी बड़ा प्रश्न कि ये क्या सच जल्दी सामने लाएगी या फिर वही होगा जैसे सुशांत और अन्य मामले में लंबे वर्षों तक फाइल ठंडे बस्ते में है। सब शांत हो गया, लोग भूल गए, इसके बाद किसी दिन क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है और ये भी इसमें कुछ नहीं था, ये तो साधारण आत्महत्या का मामला था। तो सीबीआई को मामला सौंपने वाली बात मुझे लगता है ये मामले को ठंडे बस्ते में ले जाएगी। हालांकि मेरी प्रार्थना है कि मैं गलत साबित हूं और सीबीआई इस मामले पर जांच कर जल्दी अपनी सहमत रिपोर्ट दे और मनीषा का मौत का रहस्य क्या है वो हम सब सामने आए।